देखना है इसमें टॉपिक क्या है, बाइंडिंग इन सॉलिड्स, उसके पार्टिकल कैसा बिहेव करते हैं या ठोसों में बंधन किस तरीके से उसके पार्टिकल बिहेव करते हैं अगर कोई सॉलिड है तो किसी भी सॉलिड का जब बात की जाती है तो ये बोल दिया जाता है कि सॉलिड में जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो लिक्विड और गैस के कंपैरिजन से ज्यादा लगता है। आ रहा समझ? अगर सॉलिड की बात की जाती है तो सॉलिड में जो है या ठोस में जो है वो पार्टिकल क्या होते हैं, एकदम पास होते हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, अंतरा आणविक बल जो होगा, आ रहा समझ, वो ज्यादा लगता है किसके कंपैरिजन के में, चाहे सॉलिड रहेगा, सॉलिड गैस रहेगा, उनके पार्टिकल्स पे लगने वाला फोर्स कम होगा, सॉलिड्स में ज्यादा होगा। लिक्विड के भी पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो सॉलिड से कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उसके पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कितना तक लग सकता है, तो कितने लगते हैं, तो 10 टू पावर -10 मीटर तक लग सकता है। किसके में बोला जा रहा है, बहुत कम होते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके रेंज क्या होता है, जो फोर्स लगने वाला है वो रेंज कितना होता है, 10 टू पावर -10 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत कम है। ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं, सॉलिड के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं, तभी वो सॉलिड कहलाया जाता है। नहीं तो फिर वो भी गैस कहलाएगा, वो भी लिक्विड कहलाएगा, नहीं तो वो भी प्लाज्मा कहलाएगा। प्लाज्मा हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेट है किसका, मैटर का। किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहला जाती है, प्लाज्मा कहला जाती है, जो कहां पाया जाता है, तारों में पाया जाता है, और बहुत सारा आपको चलो लैबोरेटरी बन गया है जिसकी वजह से मिल जाता है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही बोलता है कि एक तो सबसे पहले क्रिस्टल जो होते हैं वो हर एक में क्या हो जाता है, क्रिस्टल जो होते हैं उनका एक व्यवस्थित रूप में जमा होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल नॉर्मल सा चीज है, अगर ये भी है तो ये भी क्रिस्टल है तुम्हारे पास, जो प्रॉपर एक शेप या साइज हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल कहला जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये बोला जाता है, तो एक दूसरे से बंधा जाता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, क्या बोलता है, पहला प्रॉपर्टी, ठोसों के बहुत सारे एनालिसिस करने पर, सॉलिड के बहुत सारे एनालिसिस करने पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठोसों की कुछ क्या होती है, गुण होते हैं, जिसको पढ़ना कंपलसरी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है तुम्हारा, बोलता है ठोसों में परमाणुओं के बीच आकर्षण बल होने चाहिए। पहला क्या बोला, अगर पार्टिकल है तो उनके बीच क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स होना। देखो क्या चाहिए, कहां दिक्कत देता है और कहां नहीं देगा उसको अच्छे से समझना। पहला क्या बोला जाता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी बांध करके रखेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते चल रहा। अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, आकर्षण बल नहीं होगा तो वो पकड़ के नहीं रखेगा, पहली चीज। ठीक है, ठीक है, ये बल दीर्घ परिसर होने चाहिए, अर्थात ये तब प्रभावी होते हैं जब परमाणुओं या अणुओं के बीच कुछ दूरी हो। अंतराणविक दूरी अनंत होने पर इसका मान शून्य हो जाता है। मैंने पहले बोला एक प्रॉपर रेंज होना चाहिए किसी भी फोर्स को लगाने के लिए। ठीक है, किसी भी फोर्स को लगाने के लिए रेंज होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए, एकदम ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हो तो दो पार्टिकल्स के बीच में दूरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आया? अगर दूरी ज्यादा होगा तो क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आया कि नहीं, आकर्षण बल लगेगा। और अगर मान लो वही दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कम हो जाए तो कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। आया समझ कि नहीं आया, प्रतिकर्षण हो। पास आएंगे तो फिर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। मतलब अगर मैं तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बोलता हूं, आकर्षण बल के बारे में बोल रहा, अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बोल रहा, तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमारा, ज्यादा होना चाहिए। और अगर मान लो इसी को दूसरे पॉइंट में मैंने बोला कि हम लोग रिपल्सिव फोर्स के बारे में बोलते हैं या किसके बारे में बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल के बारे में बोलते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण बल होना चाहिए, तो कब होगा, जब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो मैं क्लियर, एक दूरी तक तुम मुझसे बात कर रहे हो तो ठीक है, थोड़ा पास आ जा बोलूंगा, लेकिन अगर एकदम चिपके टाइप का करोगे तो मैं खुद तुमको धक्का दूंगा जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्लियर है कि नहीं, ये ध्यान रखते चलना। ठीक है, इसी के बारे में बोलता है आकर्षण बल ही बंधन बल होता है।
तो अणु या परमाणु परस्पर विलीन हो जाते हैं। अब देखो यहां कंट्राडिक्शन क्या आ रहा है, विरोधाभास क्या आ रहा है, क्यों कैलकुलेट किया गया? तो सिर्फ एक बात बताओ यार, ये सॉलिड है, हम लोग सॉलिड बोल रहे हैं। अब सॉलिड जो बना हुआ है हम बोल दें कि इसके चिपकने से बना है एक एक पार्टिकल के, तो चिपकने से तुमको क्या लगता है स्टार्टिंग में क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड तभी बनता है जब ये अट्रैक्शन फोर्स लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा कॉन्सेप्ट पहले ये था, पहले सॉलिड बना है मतलब सॉलिड तभी बनेगा जब इसके पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? अट्रैक्शन। आ रहा समझ? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो चिपकेगा पास, तो ये सॉलिड बनेगा। आ रहा क्लियर समझ? लेकिन बात ये है कि अगर मान लो पूरा का पूरा अट्रैक्शन फोर्स ही लगता, तो वो एक दूसरे में भी क्या हो जाते, मिल जाते, एक दूसरे के अंदर भी कोलैप्स कर लेते। आ रहा समझ? ध्यान रखते चलना। तो बाहर में रहते हैं। अगर तुमने बूंदी का लड्डू बनाया है यार, तो ऐसा तो कि नहीं एक बूंदी का लड्डू दूसरे बूंदी के में घुस जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं यार? ठीक है, उस बूंदी या फिर उस पार्टिकल से वो मिलकर के बना हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं यार? तो ऊपर ही ऊपर में है वो लोग। ऐसा नहीं कि अगर ज्यादा ही एकदम अट्रैक्शन फोर्स लगता तो एक तुम्हारा पार्टिकल दूसरे में क्या हो जाता, घुस जाता। समझ में आया? तो यहां से क्या पता चलता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है। क्या काम करता है? रिपल्सिव फोर्स भी काम करता है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स काम करता तो वो दूसरा पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल के अंदर घुसने की कोशिश करता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? या घुस जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो नहीं होता मतलब मीनिंग क्या हो जाता है कि यहां से पता चलता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ही काम नहीं करता है, बल्कि एक और फोर्स काम करता है जो उनको कोलैप्स होने से या फिर भिड़ने से या उनके एक दूसरे में विलय होने से बचाता है। तो कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। आया समझ? प्रतिकर्षण बल होगा। समझ में आया कि क्यों रिपल्सिव फोर्स है, क्यों अट्रैक्शन फोर्स ही काम नहीं कर सकता? देखने पर तो वही लगेगा कि भाई चिपक रहा है, ये सॉलिड है मतलब सब पार्टिकल्स के एक दूसरे के बीच पार्टिकल क्या किए, एक दूसरे को चिपका करके रखे हुए हैं। तो चिपका करके रखने का मतलब क्या हो जाता है? अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन बात यह हो जाती है कि अगर मान लो अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स नहीं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स रहता तो वो दूसरा पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल में कोलैप्स कर जाता, अंदर घुस जाता, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो नहीं होता मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ही काम नहीं करता है। क्या काम करता है? उसके साथ एक क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स भी काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये फोर्स कैसे होते हैं? ये फोर्स कैसे होते हैं? ज्यादा दूरी तक होंगे क्या? पास में। पास होंगे तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, अगर दूर होंगे तो आकर्षण बल या फिर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ी प्रॉपर्टी थी कि भाई पहले ये माना गया था दो चीजों की ही सिर्फ चल रहा है, ये ध्यान रखते चलिए, दो चीजों पे ही सिर्फ काम करना है। यहां बस कुछ चीजें जो आएंगी उसको थोड़ा सा अच्छे समझना। ठीक है, अब उन्हीं को समझने के लिए मान लेते हैं कि स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने कोई दो परमाणु से मिलकर के एक निकाय लिया। हमने कोई एक पार्टिकल लिया, दूसरा पार्टिकल लिया किसी सॉलिड का, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आता है? r। समझ में आया? ये r हो जाता है। अगर मान लो कणों के मध्य दूरी अनंत होने पर परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्या बोलना? अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है मतलब अनंत हो जा रहा है, अनंत हो जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों? इन्फिनिटी पर किसी भी पार्टिकल का, तुमने 12वीं से पढ़ा है, अच्छे से ध्यान दिया ना, इन्फिनिटी पर किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। समझ में आया कि नहीं? याद करके रख लेना, ये 12वीं से हम चालू करते हैं। जब कभी किसी का पोटेंशियल निकालते हैं या वर्क डन निकालना होता है, तो अगर हम बोलते हैं कि फलाना इन्फिनिटी पे कोई पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं? उस पार्टिकल को पहले किस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो वहां पर तुमने कहीं और से नहीं लाके रखा है, वो तो पहले से वहां स्टेबल है, वहां रखा हुआ है। तो जहां पर वो रखा हुआ है इन्फिनिटी पर ना, किसी और पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हारे माइंड में ये बैठना चाहिए कि इन्फिनिटी पर किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जीरो होता है। समझ में आई? तो इसी चीज को बोल रहा है कि अगर इनके बीच की दूरी इन्फिनिटी है, ज्यादा दूर पर है,
तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। समझ में आया? इसीलिए ज्यादा दूर पर नहीं, हम एक रेंज पर लेते हैं, ठीक है, एक रेंज पर ले लेते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि जब परमाणुओं को अनंत दूरी से पास लाते हैं, मतलब उनको कहीं दूरी से लाया गया है, इन्फिनिटी पर था, कहीं दूरी से क्या किया दिया गया है? पास लाया जा रहा है। तो पास लाया जा रहा है मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है मतलब दूरी पर लाने पर आकर्षण बल बढ़ने के कारण क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटेगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें जो होती हैं वो तुमको माइंड में रहना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट से ही तुम्हारा मैथमेटिकली डेरिवेशन निकलता है। समझ में आया? इसमें दो मैंने बताया। पहला क्या केस मैंने बताया? पहला बताया कि अगर इन्फिनिटी पर कोई भी चीज है, अगर मैं इन्फिनिटी पर हूं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर अट्रैक्शन फोर्स किसी के बीच में बढ़ता है तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? घटेगी। क्यों घटेगी? अभी उसको देखेंगे। आ रहा समझ? ये हो जाती है, तो दूरी के विक्रमानुपाती होती। पहली बात तो ये हो जाता है, कुछ चीजें समझो जो मैं समझा रहा हूं। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, मैंने दो तीन चीजें तुमको बार बार बोली है। ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें हैं वो या तो साइन के फॉर्म में है और या तो ई के फॉर्म में है। दूसरा, वैसे ही ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पार्टिकल है, सब किस फोर्स के अंदर या किस फोर्स के अकॉर्डिंग मोशन में है? तो सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग में है, केंद्रीय बल। समझ में आया? जितने भी पार्टिकल है, सूर्य किसी ब्लैक होल या फिर किसी और सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है चक्कर। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाया पड़ा। कोई ना किसी न किसी के चारों चक्कर लगाए चला है। समझ में आया? तो सभी जितने भी पार्टिकल है वो सेंट्रल फोर्स के अंडर ही मोशन में है, केंद्रीय बल के अंदर ही गति। अब तुम बोलोगे कि केंद्रीय बल क्या है, सेंट्रल फोर्स क्या? अब सेंट्रल फोर्स के अंदर भी दो फोर्स आते हैं, केंद्रीय बल के अंदर भी दो बल आते हैं। कौन सा? एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक होता है संरक्षी बल और एक होता है असंरक्षी बल। जो बात पर डिपेंड नहीं करता है वो संरक्षी या असंरक्षी? जो करता है समझ में आ रहा है यार? तो अब सेंट्रल फोर्स को तुम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे पहचानोगे कि सर ये जो दिया हुआ है ये सेंट्रल फोर्स है? समझ में आ रहा है? मैंने तुमको कोई फोर्स दिया, मैंने बोला F = ma, सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग है। मैंने बोला तुमको F = Gm1m2 अपॉन r², सेंट्रल फोर्स। या मैंने और बोला फोर्स हो गया टाउ, ये भी तो फोर्स है। टाउ = वेक्टर इनवर्स वेक्टर है। मैंने बोला और बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना हमारे पास। मैंने बोला कूलॉम्स लॉ 1/4πε0 q1/r²। कौन इसमें से सेंट्रल फोर्स है, कौन इसमें से सेंट्रल फोर्स नहीं, पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे इजी तुमको लगने वाला है। क्लियर? समझ में आया? तो पहले तो मैंने बार बार बोला है ना तुमको, फिजिक्स का लैंग्वेज ही मैथ से है तुम्हारा, और जब तक तुमको मैथ समझ में नहीं आएगा या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक तुम डायरेक्ट डिराइव नहीं कर सकते। तो तुमको अगर बोला जाए देख करके कैसे सर कैसे बता रहे हैं देख करके कि हाँ ये फलाना वाला ये टॉपिक है, ये ऐसा है, ये इसका, हम कैसे बता देते हैं? x² + a² = r², किसका इक्वेशन? सर्कल का इक्वेशन। कैसे देख करके बताती है? हमको पता है कि सर्कल की इक्वेशन ये, हम 8वीं से पढ़ रहे हैं इस चीज को। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी में z जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? z² जोड़ दोगे तो स्फीयर का इक्वेशन, गोले का समीकरण हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं? अगर इसी में से स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अगर इसी में मैं z जोड़ देता हूं तो ये किसका इक्वेशन? ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, समतल का। तो पता तो है ना इस चीज के बारे में। तो अब इनमें से ये बताओ कि इसमें सेंट्रल फोर्स कैसे पहचानोगे? क्योंकि पहले तो सेंट्रल फोर्स तुमको समझ में आना चाहिए। दूसरा वाला सेंट्रल, कौन सा वाला? दूसरा वाला। तो क्यों? क्योंकि सर उसमें G आ रहा है।
जी ऐसा नहीं सर, 5 शो कर मतलब नहीं सर, क्योंकि सेंट्रल फोर्स में ऐसा ही लग रहा है कि किसी बिंदु के परितक कोई भी मतलब कार्य करता है उसे सेंट्रल फोर्स बोलते हैं कि नहीं, जहाँ तक मेरे माइंड में आ रहा है। इसमें जी आ रहा है, मतलब ये ब्रह्मांड से रिलेटेड है इसमें, मतलब तो अगर मैं इसमें जी नहीं आ तू ठीक है, मैंने पूछा तूने बताया, मैं इसके बारे में बोलूं तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। वो भी तो क्योंकि उसमें भी पढ़ा जाता है कि अनंत से किसी बिंदु विद्युतीय विभव कूलम वाले में भी आता है, तो वो भी सेंट्रल फोर्स होगा। मेरे को जहां तक लगता है, तू क्या बोल रहा है, एक बार पूछ। पार्ट जिसमें रिप्रेजेंट कर दिस इक्वेशन में वो होगा मेरे पास से। कैसे इसको स्पेसिफाई करेंगे, पाथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैं इस तरीके से चल रहा हूं कि पाथ से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सर दूसरा वाला है कि जो द्रव्यमान है उसमें वो एक दूरी है जो आर स्क्वायर को दर्शाता है, और वो जी जो कि मतलब गुरुत्वाकर्षण को तू जी पे ही अटक समझ। मेरे को जहां तक लगता है तेरा बात जो है समझा है वो मोस्टली लोगों को नहीं समझ में आया, ठीक है, तू अपने हिसाब से ठीक हो सकता है कहीं तो जो तू जो समझाना चाहता होगा जी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक लाइन में अगर तुमको मैं बोलता हूं, अगर कोई भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आया समझ। अगर तुमको सेंट्रल फोर्स पता करना है कि ये सेंट्रल फोर्स है कि नहीं पहचानना है सिर्फ देख करके, कोई बहुत बड़ा चीज मैथमेटिशियन वाला चीज नहीं है, उनको वो चीज पता है, बेसिक पता चल गया है कि हाँ सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट। मैंने बोला ना सर्कल कैसे पहचान गया, हम लोग शुरू से पढ़ रहे थे, अरक नहीं आता, ठीक है, उसको चेंज करना तुमको नहीं आया। मैंने बोला स्क्वायर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो उसमें दोनों में 2/3 लगा देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, तो तुमने वो चीज नहीं पढ़ा है, याद नहीं। तो अगर तुमको किसी भी फोर्स को देखने पर देख करके ये बताना पड़ जाए कि ये सेंट्रल फोर्स है कि नॉन सेंट्रल फोर्स है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो F इक्वल टू ma, अभी देखना ध्यान देना, मैंने पूछा, मैं तुमको सीधा सीधा एक लाइन में बोलता हूं कि अगर कोई भी फोर्स किसी डिस्टेंस के किसी पावर के, अब वो 1 भी हो 2 भी हो 3 हो जो भी हो, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ एक पावर एक डिग्री है, आ रहा है कि नहीं समझ, एक घात है। अगर ऐसा दिख जाए R और F अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए, अगर माइनस में होगा तो ये तो ऊपर चल जाएगा, अरे कि नहीं, ऐसा चाहिए। तो अगर ऐसा टाइप का दिखता है कोई भी फोर्स तो ये कहलाता है सेंट्रल फोर्स, क्लियर है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा सेंट्रल फोर्स, ये वाला है, बिल्कुल नहीं है, ये वाला, ये वाला बिल्कुल नहीं। हाँ डिपेंड करेगा कि अब F क्या है, क्योंकि F अगर 1/r रखता होगा तो फिर वो सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां तो सदिश रूप में, हाँ तो सदिश फंक्शन की बात कर रहा हूं, वेक्टर F अगर मान ले r का कोई 1/समथिंग कुछ रखेगा तब के लिए, अगर मैंने कूलॉम वाला फोर्स बोला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 सेंट्रल फोर्स की नहीं है, बिल्कुल समझ में आया। तो एक लाइन में क्लियर हुआ सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, जिसमें कांस्टेंट लगा है वो है, जिसमें F और R के बीच में रिलेशन इनवर्स होना चाहिए, इनवर्सली होना चाहिए, विक्रमानुपाती होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। अब आते हैं इस पर, तो हमने सॉलिड के बारे में बहुत सारी चीजें देखी, ठीक। अब आते हैं सीमेंट में, तो पहला हम इसके बारे में बात करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। तो पहला चीज ये है कि अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, हमने क्या बोला देखो, अच्छा इसमें एक चीज आया पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा, फॉर्मूला क्या होता है mgh, 0 है mgh, इसमें हमने वर्टिकली ऐसा फेंका ही नहीं, ऐसा चल रहा है पार्टिकल कभी भी हम ऐसा नहीं दिखाते, इस तरीके से हमने कभी नहीं दिखाया। सूर्य चंद्रमा भी घूमते हैं किस तरीके से बोला, बोलिए मैं बोला है ऐसा करेगा, एक क्षैतिज में हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से, वर्टिकली तो नहीं घूमा, जब वर्टिकली घूमे तो mgh बोले हम, मैंने पहले बोला है अगर तुम किसी ऊपर से कूदते हो, किसी छत से कूदते हो नीचे, तो तुम्हारे ऊपर रहेगा mgh हर एक पॉइंट पर, वहां से कूद रहे हो बीच में आते हो तो भी mgh है, बीच में इसके पहले आते हो तो भी mgh है, नीचे में आते हो तो हर एक पॉइंट पर तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है, mgh होता है। लेकिन यार अगर मैं ऐसा चल रहा हूं, मैंने इसी के बारे में बात की, ऐसा चल रहा हूं तो mgh नहीं होगा मेरा,
अगर मैं ऐसा रुका हूं, मैं तो नहीं कूद रहा हूं, तो mgh नहीं होगा। कैसे होगा mgh? नहीं होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा ना। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर का होता है। वो किसके लिए है? वो है स्प्रिंग के लिए या फिर सरल आवर्त के लिए। फॉर्मूला सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या? तो अगर हम किसके पर्पस से लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, अगर मास के अकॉर्डिंग लेते हैं तो अलग आता है, चार्ज के अकॉर्डिंग लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को ही पोटेंशियल बोला जाता है, विभव बोला जाता है, स्थितिज ऊर्जा को सेम टू सेम होता है। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आता है। आ रहा समझ? और एक चीज समझना, मैंने लिखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। इससे समझिए कि ये सेंट्रल फोर्स है। तो कोई भी सेंट्रल फोर्स ले लो ना यार, मैंने बोला तो सेंट्रल फोर्स आप किसको लोगे? F इक्वल टू ma को। तो फिर किसको लोगे? G का R नीचे है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने इसमें पोटेंशियल लिखा है तो जब तुम पढ़ते हो 11वीं 12वीं में तो Q अपॉन R स्क्वायर भी एक होता है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। आया समझ? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेंट्रल फोर्स है मतलब ये भी तो एक फोर्स ही होगा ना यार, सीधी सीधी बात है। वो भी तो ऊर्जा का एक रूप है बोल दिया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ध्यान रखो, तो मैंने बोला कि भाई अगर मान लो ये ज्यादा दूरी पर रखा हुआ है, ज्यादा दूरी पर रखा हुआ है इंफिनिटी पर, वहां पोटेंशियल कितनी? 0। अब ये धीरे 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 हम लोग ला रहे हैं। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। अर्थात कम हो जाता है। अगर बढ़ता है तो घटता है। तो यहां पर जो लगने वाला फोर्स होगा, यहां पर जो लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी होगा या फोर्स होगा अट्रैक्शन ना, अट्रैक्शन जब उसको पास लाते हैं। और ध्यान रखना, अगर फोर्स में मैंने ये बोला कि यार ये फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स जो मैंने लिखा हुआ है ये अट्रैक्शन फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है? आकर्षण बल बता रहा है कि प्रतिकर्षण बल बता रहा है? क्या बल बता रहा है? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? जैसे सेंट्रल फोर्स समझ में आया? सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या था? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n। अब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मैं ये बोलता हूं कि अगर मैंने तुमको F दिया, तो इसमें कैसे पहचानोगे कि ये जो है ये अट्रैक्शन फोर्स है कि ये रिपल्सिव फोर्स है? उन दोनों के बीच जो लग रहा है। ठीक है, हमने अभी बोला कि ये जो पार्टिकल है वो पास आ रहे हैं, तो इससे समझ में आ गया कि क्या चीज है ये? अट्रैक्शन फोर्स है। अगर मान लो मैंने तुमको सिर्फ ये बोला कि F इज इक्वल टू फलाना, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन का बल लग रहा है। अब ये जो 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन, ये अट्रैक्शन फोर्स है। अब तो मैंने नहीं बोला कि अट्रैक्शन फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है, तो क्या बोलोगे इसको? तुमने पढ़ाया बच्चों को कि ठीक है F इज इक्वल टू 5 न्यूटन लग गया। हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा होता है जो टीचर को फेरने के लिए पैदा हो जाता है। समझ में? तुमने होशियारी मार करके पढ़ा दिया कि 5 न्यूटन है। अब 5 न्यूटन है यार, लेकिन ये तो बता दो, कोई ना कोई तो बच्चा ऐसा होगा ना, सर ठीक है मैडम, ठीक है सर, ये हो जाता है कि आपने लाया, बहुत अच्छी बात है, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। लेकिन ये न्यूटन जो है हमने पढ़ा है दो चीजें, या तो अट्रैक्शन फोर्स होता है या तो रिपल्सिव फोर्स होता है, या तो आकर्षण बल या तो फिर प्रतिकर्षण बल। तो दोनों में से कौन सा है? तो फिर बच्चा रॉक, गुरुजी चौक, वही वाली बात, शौक वाला। ठीक है, तो मान लिया। तो फिर क्या बताओगे? ये तो फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। हाँ, क्या फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा? मतलब क्या कहते हैं, कौन सा फॉर्मूले से लाया गया है? मतलब कहते हैं या तो कहते हैं वो Gm1 m2 अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है? तो सामने में माइनस या प्लस लगेगा। अगर सामने में किसी फोर्स के माइनस लग जाए तो ये बोला जाता है कि अट्रैक्शन फोर्स है। क्यों? कम हो रहा है। उसको तुम वहां से लाने में काम करते हो, तो काम बराबर होता है वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अरे कि नहीं समझ? तो फोर्स अगर नेगेटिव होगा तो वर्क भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वही वर्क क्या कहलाता है? वही वर्क कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। मैंने एक बार तुमको याद दिलाऊं, लाइब्रेरी वाला एक एग्जांपल दिया था, पकड़ के लाना है, किसी को पकड़ के लाना है, वो नहीं आना चाह रही है, फिर नहीं आना चाह रहा, फिर भी तुम अपने ताकत से उसको लेकर के आ रहे हो, तो वो नहीं है, फिर भी तुम अपने पोटेंशियल दिखा रहे हो उसको, तुम अपनी ताकत से खींच के लाए, तुमको टाइम लगेगा। लेकिन अगर खुद चलना चाहे चलो, तो फिर दिक्कतें नहीं है। तो फिर क्या है?
तो सीधे सीधी सी बात है, तो तुमको कोई लगाना ही पड़ा। लेकिन अगर नहीं आना चाह रहे हैं और तुम खींच के ला रहे हो तो तुमको टाइम लगेगा। अब उसके मन के विरुद्ध वाला काम होगा, अगेंस्ट होगा। तो वो नहीं चाह रहे हैं फिर भी जबरदस्ती वाला। तो अगर किसी भी फोर्स के सामने में नेगेटिव लगा हुआ है मतलब वो कौन सा फोर्स हो गया? और अगर मान लो पॉजिटिव है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग ये बोले, अभी मैंने ये बोला हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये अट्रैक्शन फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के होगा, समझते चलो। लेकिन कैसा फोर्स? सेंट्रल फोर्स। हम सब सेंट्रल फोर्स के बारे में मैंने बोला ना, सभी चीजें किसी न किसी के चारों ओर चक्कर लगाए पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? सब किसी न किसी के, समझ में आया? तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, तो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेंट्रल फोर्स के। अट्रैक्शन की अगर बात की जाती है तो ये डायरेक्टली एफ की वैल्यू मैंने बोला क्या? 1 by r to the power n। समझ में आया? और ये अट्रैक्शन फोर्स है मतलब, तो u अट्रैक्शन इज इक्वल टू, खड़े कोई कांस्टेंट लगेगा जिसको तुम्हारे बुक में बोल दिया है अल्फा। तो ये कैसे आया वो समझ में आया? समझ में आया? अगर ये तुमको समझ में आ गया तो फिर दूसरा वाला तुमको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ये किसके लिए है? अट्रैक्शन फोर्स। जब तुम बहुत ज्यादा दूरी है धीरे धीरे पास ला रहे हो, और ला रहे हैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माइनस लगा है। क्लियर है? ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं रिपल्सिव फोर्स। अगर ऐसा ही मैं रिपल्सिव फोर्स के लिए निकालूं, रिपल्सिव फोर्स मैंने इसको स्मॉल आर बोल दिया, रिपल्सिव फोर्स के लिए निकालता तो वो भी किसी न किसी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये वर्क डन तो ही है यार। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन। किसी इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया वर्क डन, वही तो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी होगा फोर्स के, लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स के, ये अट्रैक्शन फोर्स के। तो u r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये क्या होगा? 1 by r। माइ, अच्छा कैसा फोर्स है? रिपल्सिव। मतलब 1 r to the पावर, मैंने इसको m बोला, दूसरा पावर हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि उसी को लेगा भाई, इसका पावर चेंज हो सकता है। तो मैंने बोला m है, ठीक है। हमने बोला रिपल्सिव है। रिपल्सिव मतलब वो अपने आप मतलब भाग रहे हैं, वो अपने मन से भाग रहे हैं। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? क्लियर? पॉजिटिव। क्लियर? तो u r इज इक्वल टू, अच्छा कांस्टेंट लगाना हमारा जवाबदारी हो जाता है। तो एक हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्लियर हुआ? अब तुमको क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन क्या बोला है? प्रूफ करो कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है अट्रैक्शन फोर्स से। m किसका पावर है? m किसका पावर है? n किसका पावर है? तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है अट्रैक्टिव फोर्स के या अट्रैक्शन फोर्स के। कब? जब रेंज उनका या डिस्टेंस उनका कम। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, ये प्रूव करना मतलब हमको ये दुनियादारी कर करके ये लाना है। क्लियर हुआ ये वाला? समझ में आया? इतना तक हम लोग के पास दे दिया गया है। चलो निकालते हैं। तो दोनों को अगर मैंने बोला तो टोटल अपने पास कितना होगा? तो टोटल क्या चीज है? अच्छा देखो, फोर्स थोड़ा ध्यान, रिलेशन क्या है? हम लोग कभी भी जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए या फिर किसी भी, E इज इक्वल टू एक रिलेशन हमने लिखा है dV अपॉन dx। V पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल है, विभव है, E क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और x जो है डिस्टेंस है। दो प्लेट अगर तुमने दूर में रखा है, जितना दूर में, समझ में नहीं आ रहा? ठीक। E को भी मैंने बोला कि ये फोर्स का काम कर देता है। V जो हो जाता है U हो जाता है, और तुमने R लिया है। पोटेंशियल एनर्जी बोलो या पोटेंशियल बोलो, विभव कहला जाता है या पोटेंशियल कहलाता है जब तुम इलेक्ट्रिक चीजों के बारे में बात करते हो। आ समझ? क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है, वो पोटेंशियल कहला जाता है, विभव कहला जाता है कब? जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हो। और वही विभव, वही पोटेंशियल तुम्हारा किस पे कहला जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहला जाता है, यू कहला जाता है कब? जब तुम मास के बारे में बात करना चालू करो। समझ आ रही है? ये मास तो रहेगा ही रहेगा।
अब इसी में मैं फोर्स निकालता हूं, टोटल थोड़ा समझते चलो। टोटल देखो फोर्स के बारे में बोला, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। तो हम फोर्स सबसे पहले निकालेंगे। तो रिलेशन कितना होता है? तो अपने को पता है कि एक्टिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन d। अच्छा तुमने r लिया, r के बराबर लिखेंगे, क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? टोटल ना, सबसे पहले टोटल निकाल लो। तो टोटल u टोटल कितना हो जाएगा? तो u टोटल बराबर u अट्रैक्टिव फोर्स प्लस u रिपल्सिव फोर्स। तो u टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अट्रैक्टिव मतलब तो माइनस अल्फा अपॉन r टू द पावर n प्लस बीटा अपॉन r टू द पावर n। क्लियर है? ठीक। अब निकालेंगे कि फोर्स चेक करना है, तो फोर्स चेक अपन कैसे करेंगे? तो रिलेशन निकाल। क्लियर हो गया? चलो देखो जल्दी देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।